14 मई 1987 फिजी की संसद। सब कुछ सामान्य चल रहा था और फिर अचानक करीब 20 फौजी अंदर घुसते हैं। प्रधानमंत्री, उनके सारे मंत्री, सबको बंधक बना लेते हैं। बंदूक की नोक पर एक झटके में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है। इस तख्ता पलट का असर हजारों किलोमीटर दूर भारत में महसूस होता है, क्योंकि फिजी में जो भारतीय मूल के लोग बसे थे उन पर अत्याचार का एक भयानक दौर शुरू हो जाता है। मंदिर बंद किए जा रहे हैं, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, एक डर का माहौल। और उस वक्त दुनिया के जो बड़े देश थे वो सिर्फ बयान दे रहे थे, आलोचना कर रहे थे, पर कोई भी सीधे तौर पर दखल देने को तैयार नहीं था। तब भारत ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। आज हम जिस ऑपरेशन की कहानी खंगाल रहे हैं वो भारत के सबसे साहसी और कह सकते हैं सबसे गुप्त ऑपरेशनों में से एक है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसे देश में जहां उसका कोई नेटवर्क नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, वहां एक तानाशाह की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ बंदूक और गोलियों की कहानी नहीं है, ये दिमागी खेल की, जासूसी की और राजनीतिक शतरंज की एक ऐसी कहानी है जिसे कई सालों तक खेला गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये संकट, ये शुरू कैसे हुआ और भारत ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला क्यों किया? इसकी जड़ें असली में फिजी के इतिहास में हैं। 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज हजारों भारतीयों को मजदूर बनाकर गन्ने की खेती के लिए फिजी ले गए थे और वो लोग वहीं बस गए। जब 1970 में फिजी आज़ाद हुआ तब तक वहाँ की लगभग आधी आबादी भारतीय मूल की थी और अंग्रेजों ने जाते जाते वहाँ भी अपनी फुट डालो और राज करो वाली नीति के बीज बो दिए थे। मतलब मूल फिजी लोगों और भारतीय मूल के लोगों के बीच तनाव पहले से ही था। रातुमारा नाम के एक नेता के अलायंस पार्टी का शासन रहा, जो खुलकर भारतीय विरोधी मानी जाती थी। पुलिस और सेना में जानबूझकर ऐसे लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाया गया जो भारतीयों से नफरत करते थे। लेकिन भारतीय मूल के लोगों के समर्थन से धीरे धीरे फेडरेशन पार्टी मजबूत होती गई और फिर आया 1987 का चुनाव, जिसमें फेडरेशन पार्टी जीत गई और तिमोसी बवाद्रा प्रधानमंत्री बने। और यहीं से असली दिक्कत शुरू हुई। बिल्कुल। सेना में कर्नल सितिवेनी रबुका जैसे कट्टरपंथी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रबुका का मानना था कि फिजी पर सिर्फ और सिर्फ मूल फिजी लोगों का हक है। इसीलिए 14 मई 1987 को उसने सिर्फ 20 सैनिकों के साथ संसद पर धावा बोल दिया और बवाद्रा की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बवाद्रा और उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया और रबुका ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। और उसके बाद भारतीय मूल की आबादी पर अत्याचार। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विदेश मंत्री एनडी तिवारी और रॉ चीफ एके वर्मा तक जब ये रिपोर्ट पहुंची तो वो चौंक गए। उन्हें पता था कि अमेरिका जैसे देश सिर्फ बयानबाजी करेंगे, मदद के लिए भारत को ही आगे आना होगा, क्योंकि फिजी की 50% आबादी उम्मीद से भारत की ओर ही देख रही थी। रिपोर्ट्स बहुत भयानक थीं। 24 घंटे के अंदर रॉ चीफ ने प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट फाइल सौंपी। फाइल में साफ साफ लिखा था कि कैसे मंदिरों में ताले लगा दिए गए हैं, भारतीय महिलाओं के साथ सरेआम दुर्व्यवहार हो रहा है और लोगों को बिना किसी वजह के गोलियां मारी जा रही हैं। यहीं से ऑपरेशन फिजी की नींव रखी गई। तो रॉ ने फैसला किया कि वो 3 एजेंट भेजेंगे, पर मेरे मन में एक सवाल है, सिर्फ 3 ही क्यों? एक पूरे देश का सिस्टम हिलाने के लिए 3 लोग तो बहुत कम लगते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादा लोग भेजने का मतलब था ज्यादा रिस्क, पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था, जहां टीम छोटी और बेहद कुशल होती है। उनका काम फौज भेजना नहीं था, बल्कि सिस्टम को अंदर से खोखला करना था, और उसके लिए ये 3 लोग काफी थे। क्योंकि हर एक की काबिलियत अलग और बहुत खास थी। कौन थे ये 3 लोग? उनके कोड नेम थे अनुपम मलिक, संजीव सहगल और कैलाश सिंह। अनुपम मलिक एक अनुभवी सीनियर ऑफिसर थे जिन्हें विदेशी धरती पर गुप्त ऑपरेशन करने में महारत हासिल थी। वो टीम लीडर थे। संजीव सहगल मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। उनका काम था लोगों की सोच को बदलना, नैरेटिव को कंट्रोल करना। और कैलाश सिंह, उन्हें हथियारों और किसी भी संगठन में घुसपैठ करने में, मतलब इन्फिल्ट्रेशन में महारत हासिल थी। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। स्रोत के मुताबिक इन तीनों को एक सख्त निर्देश दिया गया था
कि वे विदेशी धरती पर रॉ के किसी भी मौजूदा एजेंट, किसी एसेट या किसी भी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं करेंगे। उन्हें यह ऑपरेशन पूरी तरह से अकेले अपने दम पर करना था। इसे वन वे मिशन कहते हैं। ये एक डिनायबल ऑपरेशन था। इसका मतलब ये था कि अगर वे पकड़े जाते या किसी मुश्किल में फंसते तो भारत सरकार साफ मुकर जाती। वो कहती, हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। इस एक शर्त ने इस ऑपरेशन के जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया था। मतलब उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं। ये तो एक तरह से सुसाइड मिशन जैसा लगता है। इन एजेंट्स पर मानसिक दबाव कितना ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल। अब उनके सामने एक तानाशाह था और एक ऐसा देश जहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर काम शुरू हुआ। ये संजीव सहगल का काम था, है ना? पर उन्होंने किया क्या? उस जमाने में तो आज की तरह सोशल मीडिया भी नहीं था। हाँ, तो उन्होंने यूरोप के पारंपरिक मीडिया को साधा। उन्होंने बड़े बड़े टीवी चैनलों, अखबारों के मालिकों और पत्रकारों तक अपनी पहुंच बनाई। उन्हें पैसा दिया गया ताकि वे फिजी के बारे में ऐसी खबरें फैलाएं कि वहां की जनता रबुका की तानाशाही से खुश नहीं है और लोकतंत्र चाहती है। ये सिर्फ खबरें नहीं थी, ये एक नैरेटिव घड़ा जा रहा था। मतलब ये दिखाया जा रहा था कि रबुका के खिलाफ फिजी के अंदर से ही आवाज उठ रही है। ये तो सूचना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना हुआ। बिल्कुल। इसका मकसद था रबुका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना और उसकी छवि को एक तानाशाह के रूप में स्थापित करना, उसे दुनिया की नजरों में अलग थलग करना। ये पहला मोर्चा था। और दूसरा मोर्चा था देश के अंदर घुसपैठ करना। ये काम कैलाश सिंह का था। उन्होंने न्यूजीलैंड में बेंजामिन टेलर नाम के एक पुराने एसेट से संपर्क किया। टेलर का इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कारोबार था और उसके फिजी के बड़े राजनेताओं और पत्रकारों से अच्छे संबंध थे। कैलाश ने उसे फिजी में ऐसे लोग ढूंढने का काम दिया जो पैसे के बदले रबुका की सरकार के खिलाफ काम करने को तैयार हों। तो क्या उन्हें कोई मिला? हाँ, उन्हें एक 55 साल का सरकारी अधिकारी मिला जो रबुका की सरकार में ही काम करता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे। कैलाश ने उसे पैसों का लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया। और उस अधिकारी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि रबुका सेना और पुलिस के सभी पुराने अनुभवी अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह अपने वफादार और नाकाबिल लोगों को बिठा रहा है। अच्छा, और टीम लीडर अनुपम मलिक ने इसी जानकारी का फायदा उठाया होगा और सम्मान वापस दे दिया जाएगा। इस तरह रबुका की सरकार और सेना के अंदर ही एक शक्तिशाली विरोधी गुट तैयार कर दिया गया। ये तो शतरंज के खेल जैसा है। मनोवैज्ञानिक दबाव बाहर से और अंदरूनी बगावत का माहौल अंदर से। लेकिन जमीन पर जो आम भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, उसका क्या? उसके लिए एक और शानदार रणनीति अपनाई गई। ये इंटेलिजेंस की दुनिया का एक क्लासिक मूव है। लीडरशिप को बाईपास करके सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं को टारगेट करो। एजेंट्स को पता था कि आदेश तो रबुका देता है, लेकिन जमीन पर अत्याचार तो छोटे फौजी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? और सेना के निचले स्तर के अधिकारियों और फौजियों के बीच पैसा बांटना शुरू कर दिया। उनका मुंह पैसों से भर दिया। उन्हें कहा गया कि तुम भारतीयों पर अत्याचार करने का सिर्फ दिखावा करो, चिल्लाओ, डराओ, लेकिन असल में उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाओ। कमाल है। मतलब हुक्म ऊपर से आता है पर अमल तो नीचे वाले ही करते हैं, और अगर उनकी वफादारी खरीद ली जाए तो पूरा ढांचा चरमरा जाता है। और इसका असर भी हुआ। जमीनी स्तर पर हिंसा धीरे धीरे कम होने लगी। सिडनी में एक कमांड सेंटर बनाया गया था जहां से ये पूरा ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन ऐसे ऑपरेशंस में इंसान का स्वभाव ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, और वही हुआ। क्या मतलब? क्या गड़बड़ हुई? वही 55 साल का अधिकारी जिसे कैलाश ने अपनी तरफ मिलाया था, एक रात उसने नशे में अपनी 22 साल की गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया। उसने शेखी बघाड़ते हुए कहा कि उसे भारत सरकार से बहुत पैसा मिल रहा है और वे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाकर बस जाएंगे। ओह नहीं। और वो लड़की? वो असल में रबुका के लिए जासूसी का काम करती थी। उसने सारी जानकारी सीधे रबुका तक पहुंचा दी। अचानक एक ही रात में रबुका को तीनों भारतीय एजेंटों, उनके कोड नेम अनुपम मलिक, कैलाश, सहगल और सिडनी में उनके कमांड सेंटर के बारे में सब कुछ पता चल गया। खेल लगभग खत्म हो चुका था। रबुका तो आग बबूला हो गया होगा। उसने क्या किया? उसने अपने 3 सबसे खूंखार और ट्रेन जासूसों को उन्हें खत्म करने के लिए सिडनी भेजा। अब अनुपम मलिक, कैलाश और सहगल के पास भागने का विकल्प था,
मिशन रद्द करके वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय शिकारी का ही शिकार करने का फैसला किया। एक मिनट, मतलब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें मारने के लिए लोग आ रहे हैं, उन्होंने कैसे शिकारी का शिकार किया? वो कोई साधारण एजेंट नहीं थे, उन्हें भनक लग गई थी। उन्होंने ब्रेटली नाम के अपने एक एसेट का इस्तेमाल करके रबुका के जासूसों के लिए एक जाल बिछाया। ब्रेटली ने उन जासूसों से संपर्क किया और कहा कि उसे पता है कि भारतीय एजेंट कहां से काम कर रहे हैं और वो पैसे के बदले ये जानकारी दे सकता है। और रबुका के जासूस जाल में फंस गए। पूरी तरह। जब रबुका के जासूस ब्रेटली के साथ कमांड पोस्ट पर पहुंचे तो हमारे तीनों एजेंट वहां पहले से घात लगाकर मौजूद थे। स्रोत में ज्यादा विवरण नहीं है, लेकिन उसमें साफ लिखा है, उस दिन के बाद रबुका के उन तीनों जासूसों को दोबारा कभी नहीं देखा गया। वाह, मतलब ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं था, ये जान पर खेलने वाला मिशन था। एक गलती और सब खत्म। इस घटना ने तो रबुका को और भड़का दिया होगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही उसे ये संदेश भी मिल गया कि उसके विरोधी कमजोर नहीं है। खैर, मनोवैज्ञानिक दबाव और अंदरूनी विरोध के चलते रबुका को 1992 में चुनाव कराने पड़े। चुनाव में 70 में से 30 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी तो बना, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। तो सरकार बनाने के लिए उसे किसी और पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, और विडंबना देखिए, उसे भारतीय मूल की लेबर पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और यहाँ रॉ के एजेंटों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने लेबर पार्टी पर दबाव डाला कि गठबंधन की सिर्फ एक शर्त होगी, रबुका को भारतीयों के खिलाफ बनाए गए सभी क्रूर कानूनों को वापस लेना होगा, जिसमें बिना वारंट के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का कानून भी शामिल था। और रबुका को ये मानना पड़ा। सरकार बनाने की मजबूरी में रबुका को ये शर्त माननी पड़ी। ये ऑपरेशन की एक बहुत बड़ी जीत थी। बिना एक गोली चलाए उन्होंने भारतीयों को उनके कानूनी अधिकार वापस दिला दिए थे, लेकिन असली मकसद वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। असली मकसद था रबुका को पूरी तरह सत्ता से हटाना। हाँ, रॉ की पहली पसंद तिमोसी बवाद्रा थे, जिन्हें रबुका ने हटाया था, लेकिन दुर्भाग्य से कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। अब रॉ को एक नए मजबूत चेहरे की तलाश थी जो रबुका को चुनौती दे सके और जिससे वो समर्थन दे सके। तब उन्होंने लेबर पार्टी के एक नेता महेंद्र पाल चौधरी को चुना और यहीं से एक नए ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पूरे यूरोप और फिजी में चौधरी की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनाई जो फिजी का विकास कर सकता है, जो सबको साथ लेके चल सकता है। रबुका को एक पुराने दकियानूसी तानाशाह के तौर पर और चौधरी को भविष्य के एक प्रगतिशील नेता के तौर पर पेश किया गया। लेकिन सिर्फ छवि बनाने से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। रबुका अभी भी सत्ता में था और ताकतवर था। उसे हटाने के लिए किसी आखिरी और निर्णायक चोट की जरूरत थी। और वो आखिरी चोट बहुत निजी और बहुत खतरनाक थी। एजेंटों को अपनी जांच से पता था कि कर्नल रबुका की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, यूरोप की लड़कियां। उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत और जोखिम भरी योजना बनाई। ये एक हनी ट्रैप था। हनी ट्रैप? ये तो बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें जरा सी चूक होने पर पूरा ऑपरेशन उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया? उन्होंने पूरी तैयारी की। अनुपम मलिक के एक एसेट ने उस होटल में वेटर की नौकरी कर ली जहां रबुका अक्सर जाता था। फिर उन्होंने यूरोप की एक कॉल गर्ल से संपर्क किया। स्रोत बताते हैं कि वो लड़की अपने परिवार को पालने के लिए ये काम करने पर मजबूर थी। उसे समझाया गया कि अगर वो ये एक काम कर दे तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि उसे दोबारा ये काम कभी नहीं करना पड़ेगा। क्या वो मान गई? इसमें तो उसकी जान को भी खतरा था। वो तैयार हो गई। वेटर बने एजेंट ने उस लड़की को रबुका तक पहुंचाया। जिस कमरे में रबुका उस लड़की के साथ गया, वहां पहले से ही खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन लगे हुए थे। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और फिर उस रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रबुका की पूरी रिकॉर्डिंग एक सीडी में तैयार की गई और फिर उस सीडी को पूरे यूरोप और फिजी के मीडिया में फैला दिया गया। ये एक धमाके की तरह था। इस स्कैंडल ने रबुका की छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी एक कट्टर पारिवारिक और पारंपरिक नेता की जो छवि थी वो तार तार हो गई। उसके कट्टर समर्थकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इसका असर चुनाव पर क्या पड़ा? सीधा असर पड़ा। 1999 के चुनाव में रबुका की पार्टी 70 में से सिर्फ 8 सीटें जीत पाई, जबकि महेंद्र पाल चौधरी की लेबर पार्टी को 38 सीटें मिली। महेंद्र पाल चौधरी फिजी के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने।
तो 1987 में शुरू हुआ एक ऑपरेशन जो लगभग 12-13 साल तक चला, आखिरकार साल 2000 में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। रॉ के उन 3 गुमनाम एजेंटों ने बिना एक गोली चलाए विदेशी धरती पर एक तानाशाह की हुकूमत को पलट दिया था। ये वाकई का साधारण कहानी है। बिल्कुल, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसने न सिर्फ एक तानाशाह को झुकाया बल्कि हजारों भारतीयों को उनके अधिकार वापस दिलाए। ये दिखाता है कि कैसे कूटनीति, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध के सही मिश्रण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ऑपरेशन एक और बहुत अहम चीज पर रोशनी डालता है, मीडिया की ताकत। जैसा कि हमने देखा, इस पूरे ऑपरेशन की एक मुख्य धुरी मीडिया मैनिपुलेशन थी। हाँ, और स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उसमें लिखा है कि मीडिया किसी भी देश की सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है, पर शर्त ये कि वो मीडिया ईमानदार होनी चाहिए। इस केस में मीडिया का इस्तेमाल एक मकसद के लिए किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो मकसद सही था? क्या किसी देश की राजनीति में इस तरह का बाहरी हस्तक्षेप नैतिक रूप से सही है? ये एक जटिल सवाल है। एक तरफ हजारों लोगों पर हो रहे अत्याचार थे और दूसरी तरफ एक देश की संप्रभुता। लेकिन इससे एक और सवाल मेरे मन में आता है जो सीधे हमारे श्रोताओं से जुड़ा है। क्या? आज के डिजिटल युग में जहां हर मिनट हजारों खबरें और वीडियो हम तक पहुंचते हैं, जहां सूचना और दुष्प्रचार के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है, एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी बनती है? हम कैसे पहचाने कि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो सच्ची पत्रकारिता है या किसी के गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना जरूरी है।